प्रकृतिवाद की मूल सिद्धांतों की बात करें तो इनका मानना है कि समस्त ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, जहां कर्ता और कारण दोनों प्रकृति है। प्रकृतिवाद ब्रह्मांड को प्राकृतिक रचना मानते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के संयोग से ही पदार्थ बनता है और पदार्थ के संयोग से संसार की रचना होती है, और इसके विघटन की बात होती है तो उसका अंत हो जाता है। और यह संयोग और विघटन निरंतर एक निश्चित नियम के अनुसार चलती रहती है। बनने बिगड़ने का कार्य चलते रहता है। यह प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में निरंतर चक्रीय रहता है। जैसे पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बन जाता है, यह प्राकृतिक परिवर्तन है। और इसी तरह किसी विशाल वृक्ष में फूल के बाद फल के बाद बीज बनता है और फिर वही बीज से विशाल वृक्ष बनता है, तो यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार परिवर्तन की बात है और यह निरंतर चलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत की बात करें प्रकृतिवाद के संदर्भ में, ये समझ लें कि प्रकृतिवाद एक वैसी विचारधारा है। प्रकृतिवाद एक विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। अगर हम प्रकृति और ईश्वर को देखें तो प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानती है। प्रकृतिवाद प्रकृति को ईश्वर से अलग करके देखती है और प्रकृतिवाद आत्मा को पदार्थ के अधीन करके देखती है। प्रकृतिवाद प्रकृति को ईश्वर से अलग करके देखती है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है, और जो वो परिवर्तनशील नियम है इसे ही वह सर्वोच्च मानती है। जो बदलने वाला नियम नहीं है, जिसे इंसान नहीं बदलता है, इसे ही प्रकृतिवाद सर्वोच्च मानता है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत के संदर्भ में देखें तो यह प्रकृतिवाद इस समस्त ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक सृजन मानते हैं, प्राकृतिक रचनाशीलता मानते हैं। और प्रकृतिवाद जैसा कि आपने देखा कि इसके पूर्व की यह संसार का कर्ता और कारण दोनों प्रकृति को मानता है। और प्राकृतिक बात के मूल सिद्धांत में इस ब्रह्मांड की प्राकृतिक रचना में इनका मानना यह रहा है कि यह पदार्थ का निर्माण प्राकृतिक संयोग से होता है। प्राकृतिक संयोग से पदार्थ का निर्माण होता है और यही पदार्थ आपस में संयोग करके फिर इस संसार को रचते हैं। प्राकृतिक तत्व से पदार्थ बनता है और पदार्थ से संसार बनता है, और जब इसका क्षय होने लगता है, इसका विघटन होने लगता है, तो फिर यह एक दिन अंत हो जाता है, इसकी समाप्ति हो जाती है। और इस तरह बनना और फिर इसका विघटन होना, यह एक चक्र की तरह चलते रहता है। यही है प्रकृतिवाद। और यह प्राकृतिक परिवर्तन स्वतः होते रहता है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता है। जैसे कि आपने उदाहरण देखा, पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बन जाता है। यह एक प्राकृतिक घटना का उदाहरण है। और ये इसी दूसरा उदाहरण आप समझते हैं, कोई बीज है, बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है, और उसी विशाल वृक्ष का एक कण फिर एक बीज के रूप में तब्दील हो जाता है, फिर विशाल वृक्ष का निर्माण करती है। तीसरा बनना और बिगड़ना, तरह से कहें तो यह चलते रहता है। प्रकृतिवाद इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। भौतिक संसार जो हमें दिखता है ज्ञान इंद्रियों से, जो हम इंद्रियों से देख सकते हैं, यही सत्य है, यही प्रकृतिवाद मानते हैं। और भौतिक
संसार की अपेक्षा अगर हम आध्यात्मिक दुनिया को देखें तो प्रकृतिवाद इस आध्यात्मिक संसार को सत्य नहीं मानते हैं, उसे नहीं स्वीकारते हैं। इसका कारण यह है, इनका कहना है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता उसे हम सत्य कैसे माने, और यह भौतिक संसार हमें दिखाई देता है इसलिए यही सत्य है। और यह भी कहता है कि भौतिकवादी ऐसा नहीं कि भौतिक संसार का कभी नाश हो जाता है, कभी समूल नाश हो जाता है, ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि पदार्थ सिर्फ अपना रूप चेंज करती है, स्वरूप चेंज करती है, और ऐसा नहीं कि यह नाश हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस भौतिक संसार को असत्य नहीं कह सकते हैं। प्रकृतिवाद इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। आध्यात्मिक संसार की बात को प्रकृतिवाद नहीं स्वीकारते हैं। प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि यह आत्मा नष्ट हो जाता है। इसके पीछे प्रकृतिवादी विचारकों का मानना रहा है कि यह संसार भौतिक पदार्थ द्वारा निर्मित होता है, जो कि एक निश्चित नियम के अनुसार काम करते रहता है। और अगर हम आध्यात्मिक बात करते हैं तो यह एक कल्पना मात्र है, और इसके कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर इस आत्मा को वे नहीं मानते, और अगर इस आत्मा की बात करें तो इस आत्मा को प्रकृतिवाद चेतन तत्व का नाम देते हैं। और उनका मानना है प्रकृतिवाद का कि ये आत्मा को स्वीकारते हैं चेतन तत्व के रूप में। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि पदार्थ, कोई पदार्थ है इस प्रकृति में, तो पदार्थ का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है। परमाणु को वे स्वीकारते हैं, और परमाणु के संयोग से पदार्थ का निर्माण जब होता है, और चूंकि परमाणु में क्रियाशीलता होती है, वो गतिशील अवस्था में रहते हैं, और वही कारण है कि जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास हो जाता है। और इसी चेतन तत्व को आदर्शवादी आत्मा का नाम देते हैं। और प्रकृतिवादी मानते हैं कि यह आत्मा प्रकृति जन्य है, पदार्थ जन्य है। यह आत्मा पदार्थ जन्य है, इसलिए शरीर जब नष्ट होता है तो यह आत्मा भी नष्ट हो जाता है। प्रकृतिवादी मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में स्वीकारते हैं, और उनका मानना है कि कोई भी जीव है, बहुत से गुण पशु वाला भी गुण मनुष्य में है, लेकिन मनुष्य पशु से ऊपर उठने में सफल रहा है, और मनुष्य का बुद्धि का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इस बुद्धि को मनुष्य ने अपने मस्तिष्क से उपज किया है, और यह मस्तिष्क क्या है? एक नारी मंडल का एक विकसित समूह है। यह सर्वोच्च पशु के गुण को कहें तो उसमें जो है विवेक सम्मत तरीके से जो सर्वोत्कृष्ट गुण होने चाहिए वे मनुष्य में हैं, और समस्त जीव मंडल में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में है। सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, और यह सर्वश्रेष्ठ क्रिया भी एक तरह से कहें तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में यह स्वीकारते हैं प्रकृतिवादी। इनका मानना है कि मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है, और यह अन्य प्राणी की अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति लेकर ही उत्पन्न हुआ है इस संसार में, और इस संसार में उसे विशेष रूप से प्राकृतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। और बाह्य दृष्टि से बाह्य स्टिमुलस उत्तेजना अगर मिलता है इन्हें, तो यह फिर गतिशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है इनका प्राकृतिक तत्व मनुष्य के अंदर का, और फिर यह विकास करता है, अपना सर्वोत्कृष्ट देखता है, अपना व्यवहार विवेक सम्मत रखता है। यह गुण भी मनुष्य में स्वाभाविक होता है, और बाह्य वातावरण इसके विकास में वृद्धि करता है। और यह विकास प्राकृतिक घटना है, कोई आध्यात्मिक घटना यह नहीं है, कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होता है। मनुष्य और अन्य जीवों के संदर्भ में देखें तो प्रकृतिवादी का मानना है कि जीने की इच्छा प्रत्येक प्राणी में होती है, प्रत्येक प्राणी को जीने की इच्छा होती है, और
जीने की इच्छा के लिए सिर्फ इच्छा नहीं होती, बल्कि जीने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। और मनुष्य के संदर्भ में भी यह है कि मनुष्य भी जीने के लिए संघर्ष करता है और अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाता है, उस अनुकूल वो जीता है, प्रकृति के परिस्थिति के अनुकूलन करता है स्वयं को। और इसी अनुकूलन का परिणाम हुआ है कि व्यक्ति किसी अन्य प्राणी की अपेक्षा अधिक सुख भोगता है, अधिक सुखी पूर्वक जीवन जीता है। प्रकृति के अनुकूलन में यदि व्यक्ति समर्थ नहीं होता तो फिर व्यक्ति आज की इतना अधिक सुख भोग नहीं कर पाता। और सुख भोग क्या हुआ? तो सुख भोग का अर्थ हुआ कि अपनी जो है आत्मरक्षा अधिक अच्छी तरह से कर सकता है, अपनी जो इंद्रिय है इसको संतुष्ट कर पाता है, यही हुआ सुख भोग। और प्रकृतिवादी इस सुख भोग की दुनिया में अपनी प्रकृति को स्वयं भौतिकवादी बना लेता है, अधिक से अधिक भौतिक पदार्थों का अपने इंद्रियों के लिए अधिक संतुष्टि महसूस कराता है। मनुष्य आज यदि दुखी है तो इसका कारण प्रकृतिवादी अपनी सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं इस रूप में कि मनुष्य ने इसे रचा है, इसे गढ़ा है और इस अनुरूप जीवन जीना चाहता है, इसीलिए वो दुखी महसूस करता है। और व्यक्ति आत्मरक्षा चाहता है, इसके लिए वो दुखी होता है। व्यक्ति चाहता है कि हमारे काम में कोई बाधा नहीं आवे, इसलिए वो दुखी होता है जहाँ बाधा पहुँचती है। अपेक्षा रखता है सुंदर जीवन का, सुखमय जीवन का, नहीं मिल पाता है तो फिर वो दुखी होता है, वो प्रकृति से तो स्वयं दूर चला जा रहा है। और व्यक्ति का प्रवृत्ति छल कपट ईर्ष्या द्वेष का नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में वे जब अधिक से अधिक की चाहत रखने लगते हैं और प्रकृति से दूर चले जाना चाहते हैं, एक नियम में बंध जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब प्रकृति उसकी टूटती प्रतीत होती है तो वे दुखी होते हैं। और प्रकृतिवादी इस संदर्भ में मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देने की बात करते हैं और इसी स्वतंत्र वातावरण में ही स्वतंत्र विकास का सपना संजोते हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी सामर्थ्य बनने की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति में अपने जीवन की रक्षा की सामर्थ्य नहीं होगी वो फिर जीवित कैसे रहेगा, वो जीवित नहीं रह सकता है। जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का भी संदर्भ देखें तो उनका ये मानना है कि संसार में वही जीव अस्तित्व में रह सकता है जिसको अपने जीवन की रक्षा करने का सामर्थ्य है। अगर आप अपने जीवन का रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं है तो फिर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और प्रकृतिवादी यह भी मानते हैं कि मनुष्य को, व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन की शक्ति होनी चाहिए। अगर वातावरण में आप समायोजित नहीं हो सकते हैं, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता है, तो फिर आपकी शक्ति वहाँ पर भी समाप्त हो जाएगी। प्रकृतिवादी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर नहीं रख पाते हैं तो फिर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस मनुष्य में अपने रक्षा की सामर्थ्य नहीं होगी, अपने प्रकृति के अनुकूल वातावरण बनाए रखने की क्षमता नहीं होगी, अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता नहीं होगी, उसका जीवन तो ऐसे भी समाप्त हो जाएगा। आपने रूसो की बात सुनी होगी। रूसो जिन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है। तो रूसो को भी प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है और उन्होंने भी कहा था कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, जनता का शासन स्थापित करने की बात की थी और इसके लिए उन्होंने नियम बनाने की बात कही थी। और हालांकि अगर शिक्षा के संदर्भ में देखें तो वे राज्य के कठोर नियंत्रण का विरोध करते हैं और राज्य को
व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधक मानते हैं। प्रकृतिवादी के संदर्भ में हालांकि यहाँ पर अन्य प्रकृतिवादी की तुलना में उनके विचार में कुछ विषमताएं दिखती है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने की वे बात करते हैं और मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देने की बात करते हैं कि इसी में व्यक्ति का नैसर्गिक विकास होगा।